13th question says how many terms of GP are needed to give the sum 120. So next three terms. So 3 square 3 cube कितनी टर्म्स चाहिए जो 120 हो. Let desired number of terms it is n. A is equals to 3, R is equals to 3, so Sn is equals to 120 सम चाहिए. तो 120 और नीचे से 2 आ जाएगा, वो भी इधर मल्टीप्लाई कर दो. ये 3 नीचे ले आओ तो उधर क्या बचा 3 to the power n minus 1. सो ये 80 हुआ और 80 में 1 ऐड कर दो तो 3 to the power n. 81 is equals to 3 to the power n, तो 3 to the power 4 is equals to 3 to the power n. n is equals to 4. So sum of 4 terms is ठीक है 120. नाउ 14th क्वेश्चन कह रहा है कि the sum of first 3 terms of GP is 16 and sum of next 3 term is 128. ये एक क्वेश्चन हो चुका है. AR स्क्वायर AR क्यूब AR टू द पावर 4 और AR टू द पावर 5. तो फर्स्ट 3 टर्म्स और ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं. ये इन GP ले लो. So AR square it is equals to 16. इनका सम 16 है. साहिल मैथ्स करा रहे हैं. सो A1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. और दूसरी तरफ देखो ए नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 4 प्लस AR टू द पावर 5 इट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 3 टर्म्स का 128 है. तो 128 AR स्क्वायर कॉमन ले लो, AR क्यूब कॉमन ले लो, तो 1 प्लस R और प्लस R स्क्वायर दैट इज़ 128. और जो पहली वाली इक्वेशन है उसको इसके नीचे रख के डिवाइड करो. सो AR क्यूब 1 प्लस R स्क्वायर में A1 प्लस R स्क्वायर से डिवाइड करो. 128 बाई 16 8 आ गया. और यहाँ क्या आ गया. ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एग्जाम्पल था. R की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई. और क्या पूछ रहा है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो एंड n टर्म्स. तो R तो आ गया. अब फर्स्ट टर्म देखो. सो A1 प्लस R स्क्वायर ये 16 था. R की वैल्यू 2 डाल दो तो ये अंदर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 7. सो इट इज़ A इंटू 7 इज इक्वल टू 16. तो A की वैल्यू कितनी हो गई इट इज़ 16 बाई 7. नाउ 16 बाई 7 हो गई. अब और क्या पूछता है कि दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया R बड़ा है तो R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. तो 16 बाई 7 और 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. So that is 16 by 7 2 to the power n minus 1. ये वही
उसी तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट देखो 15th question says given that GP with A is equals to 729 and सेवेंथ टर्म 64 है, यानी ये घटती हुई एपी है, पहली टर्म बड़ी सेवेंथ टर्म छोटी, डिटरमाइन ए एस। सो सेवेंथ टर्म होती क्या है, क्या ए आर टू द पावर 6 इज 64, जहाँ पर ए खुद क्या है 729 इंटू आर टू द पावर 6, सो दैट इज इक्वल्स टू 64। नाउ आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो आर टू द पावर 6 क्या हो गया, 64 क्या होता है, क्या ये 2 टू द पावर 6 है, और 729 क्या होता है, क्या 3 टू द पावर 6। सो आर कितना हो गया, क्या 2/3। बोलो बात समझ में आई। सिक्स्थ रूट ले लिया है दोनों का, तो सेवेंथ टर्म इज 64, डिटरमाइन S7, तो S7 का पता लगाओ। ए R 2/3 है, तो R छोटा है, R छोटा होने की वजह से हम इसे कहाँ रखेंगे, 1 माइनस R, 7 है, R टू द पावर 7 अपॉन 1 माइनस R, ए की वैल्यू है 729, वन माइनस 2/3, 2/3 तो ये 1/3 आया, 1/3 को जब ऊपर ले जाओ तो 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, इसे इसकी प्रिस्टाइन फॉर्म में रहने दो जो शुद्ध रूप है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो 1 माइनस 2/3 टू द पावर 7, इसका आंसर हमें देख लेना चाहिए। सो दैट इज 14th टर्म, 15वां सवाल है। 15th ये तो 2059 करके दे रहा है ये तो हमें भी करें 15th में 2059, इसको कंप्लीट करें। S7, चलो तो यहाँ तक हो गया है। तो ये कितना है बताओ, क्या ये 3 टू द पावर 6 है, और ये अब 3 टू द पावर 7 हो गया है, तो ये इसको लिखो 3 टू द पावर 7, और यहाँ पर इसे लिखो 1 माइनस 2 टू द पावर 7 बाई 3 टू द पावर 7। अब LCM लो, वैसे जस्टिफाइड था इसका ये कर लेना क्योंकि कट भी रहा है। सो 3 टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7, तो ये तो कट गया, और 3 टू द पावर 7 को लिखो 2187, और 2 टू द पावर 7 साहिल कितना होता है, अमांशी बताओ। टू टू द पावर 7 कितना है, इतना देर क्यों लग रही, जीपी के सवाल तो कर ही रही हो तो फिर देर क्यों लगती है। 9 और 7 में से 5, 2059। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 and the fifth term is 4 times the second term,
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, तो जीपी की बात कही गई है एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द सेकेंड टर्म, सो ए प्लस ए आर इट इज -4, तो ए 1 प्लस आर इज -4। फार्मूले से लगाओगे S2 तो भी यही आएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट टू टर्म्स का सम हमने कर दिया, और फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द सेकेंड टर्म, इसको मैं उस तरीके से भी दिखा देता हूँ। S2 इज A1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, और बताओ अगर आइडेंटिटी ऊपर लगाई जाए तो क्या 1 माइनस आर 1 प्लस आर बचेगा, बताओ। तो आया कि नहीं भाई? अच्छा अब देखो कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, S5 it is 4 टाइम S3, दैट इज ए फिफ्थ टर्म है, S नहीं है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का क्या मतलब है, A5 ना, एंड 4 टाइम A3, so A5 is 4 time of A3, so A R to the power 4 is 4 times A R square हुआ, तो A से A कटा, और R स्क्वायर है तो R स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि R इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ R स्क्वायर 4 बचा, तो R की वैल्यू क्या हो गई, +-2, जबकि R की वैल्यू +-2 हो गई तो अब हम A निकाल सकते हैं। सो केस 1 R इज इक्वल टू +2, तो A1 प्लस R इज इक्वल टू -4, सो A1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो A कितना हो गया, -4/3, और केस 2 देखो R इज इक्वल टू -2, सो A1 प्लस R इज इक्वल टू -4, A और 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -4, सो A विद -1 इज इक्वल टू -4, तो A की वैल्यू 4 हो गई। तो दो चीज़ें हमें पता चल गई, जब R +2 है तो A -4 है, जब -2 है तो 4 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ए GP। तो अब जब केस 1, तो केस 1 को एक्सटेंड करो कि टेक R इज इक्वल टू 2 और A इज इक्वल टू -4/3 और 2 से मल्टीप्लाई करो, सो GP इज़ पहली टर्म -4/3, 2 से मल्टीप्लाई करो, -8/3, 2 से और मल्टीप्लाई करो, -16/3, ये GP चली। इफ़ A को पहले लिखना चाहिए और R इज इक्वल टू -2, तो GP क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4, और 4 में -2 से -8, थर्ड टर्म क्या होगी साहिल, अमांशी 16, ठीक है। चलो इतनी बात पता चल गई। नाउ 17th क्वेश्चन, if 4th 10th and 16th term of GP are XYZ, so A4 is equals to X, so AR cube is equals to X, और 10th A10 is equals to Y, AR9 is equals to Y, और A16 is equals to Z, AR15 is equals to Z। ये चीज़ हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, सो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, टू प्रूव एक्स वाई जेड इन जीपी, टू प्रूव एक्स वाई जेड इन जीपी वी हैव टू प्रूव we have to prove y by x is equals to z by y, नहीं करना पड़ेगा, बोलो कॉमन रेशो बताओ।
और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड नहीं करना पड़ेगा, बोलो। तो वही मैं कर दूँ, तो मैं वाई स्क्वायर करूँ और एक्स जेड करूँ। सो एक्स जेड क्या है, एक्स और जेड का मल्टीप्लाई करो, ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 15, इनको मल्टीप्लाई करो। तो क्या ये ए स्क्वायर आर टू द पावर 18 है, या फिर ये ए आर टू द पावर 9 का स्क्वायर है, और क्या ये वाई का स्क्वायर है? हैंस प्रूव्ड। बोलो, बात समझ में आई? चलो आगे देखें। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। 18th क्वेश्चन में अगर हमें Sn चाहिए 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888, तो अमांशी हमें क्या करना चाहिए बताओ, फटाफट बोलिए। क्या करें साहिल? हाँ बोलो अमांशी। एनी आइडिया अमांशी? हाँ नहीं में तो बोलो। अमांशी एनी आइडिया? नो सर कैसे हो गया? जब एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है तो नो सर कैसे आ गया? नो सर तो बड़ी जल्दी बोल देती हो। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो। एक एग्जाम्पल नहीं किया इस तरीके का? तो 10 क्यूब माइनस 1, तो 8/9, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 अप टू n टर्म्स। और -1 अगर सबको करो तो -n हो गया कि नहीं, क्योंकि n टर्म्स में आ रहा है n टाइम्स। तो 8/9। अब इसमें इन पे फार्मूला लगाओ n टर्म्स का, तो दैट इज ए आर टू द पावर n-1 और अपॉन r-1 और -n, क्योंकि n टर्म्स का सम है। तो 8/9 और 10/9 और 10 टू द पावर n-1 -n। मेरे ख्याल से पीछे आंसर यही होगा, इसको चेक कर लेते हैं। रिवीजन आपका नहीं है मानसी? ठीक है, तो यही है आंसर। चलो 19, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस दिस एंड दिस। करस्पॉन्डिंग टर्म्स, सो यानी देखो, फिर से देखो, सवाल समझिएगा। 32 और दूसरी कौन सी है, इन जीपी, और 128 प्लस 32 और 8 और 2 और 1/2 इन जीपी। तो करस्पॉन्डिंग टर्म चाहिए, तो इसमें इसकी ए क्या है? तो ज़रा देखिए, ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 2। इसको लिखो ए डैश। ए डैश की वैल्यू 128 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ठीक है। आर की वैल्यू आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 32 आ जाए, बोलो। 1/4 से करना पड़ेगा कि नहीं? फिर 1/4 से फिर से करो तो 8 आ जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट चाहिए, तो 2 इंटू 128 करना है। तो पहली टर्म क्या है बताओ, पहली जीपी, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर टू द पावर 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, ए आर टू द पावर 4। और ये वाली कौन सी होगी, ए डैश आर डैश स्क्वायर और ए डैश आर डैश क्यूब और ए डैश आर डैश टू द पावर 4 हो गई कि नहीं। अब इसमें प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या मैं ए डैश कर दूं, क्या ए डैश आर डैश कर दूं, फिर क्या ए डैश आर स्क्वायर और आर डैश स्क्वायर, तो क्या इसका स्क्वायर कर दूं। समझ में आ रही है बात? बोलो। और ए डैश और आर डैश का पावर 4 कर दूं, यही चीज़ तो चाहिए। तो अब इसमें वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 2 और 128, तो ये जीपी में हो जाएगा, जीपी तो लगी रही है। और क्या हमें इसी का सम चाहिए, देखो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट किया, अब इसका सम चाहिए कि नहीं। सो एस एन के लिए क्या करो, पहली टर्म और जो इनका वो है, और हमें 5 टर्म्स का ही सम चाहिए, तो 5 - 1। अब आर देख लेंगे क्या होगा, आर वैसे कम है, 2 इंटू 1/2 से 1/2 ही आता है, हमें उसे उल्टा कर देना चाहिए क्योंकि 1/2 आंसर आ रहा है। तो इसलिए पहले 1 लिख लो, छोटा हो आर तो 1 से माइनस करो, आर डैश टू द पावर 5 और 1 माइनस आर डैश, तो ए डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू 128 और आर डैश क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 256 और 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5 और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, वही 1/2 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लो फिर ऊपर ले लो, तो 256 क्या हो जाएगा, 512। और अंदर क्या इसे मैं 2 टू द पावर 5 - 1 अपॉन 2 टू द पावर 5 लिख दूँ। 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32 और ये कितना है, 32 से करो, तो 8 से कट जाएगा, 8 6 48 और 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 4 से करो तो 16 आया और अंदर कितना आ गया, 31। 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। और 16 1 जा 16 और 49, 496 आ गया। इसको दूसरी तरीके से भी करवाएंगे। सो आंसर इज 496। जरा देखो कि हमारे पास एक बहुत आसान मेथड है इसको करने का, लेट अस ट्राई दैट। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। 19th क्वेश्चन में क्या है, क्या 2 4 8 16 32 है, और ये क्या है 128 32 8 2.5 है। सो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो 128 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 256, 32 में 4 का करो, 4 दूनी 8 4 3 12, तो
128, 8 8 जा 64, 32 और 16, ये आ गया कि नहीं। ये भी खुद जीपी में हो जाएंगी। विद कैसे जीपी में हो जाएंगी, ए कितना रहेगा 256 और आर, साहिल आर कितना है, अमांशी आर कितना है 1/2। अब तो S5 निकला जा सकता है कि नहीं। सो A1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, देखो है ना आसान। और नीचे 1/2 बचेगा, ऊपर ले लेना तो 512, और ये 1/5 तो क्या ये 32 माइनस 1/32 अंदर का एलसीएम, इससे इसको कट करो तो 16 आ जाएगा, और 16 इंटू 31 से क्या आ जाएगा, क्या 496, बोलो ये ज़्यादा आसान है कि वो। आगे बढ़ते हैं। सो 20th, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो अब इस केस में हमारा जो दूसरा मेथड है वो काम करेगा। ए आर स्क्वायर, और ए यहाँ भी कॉमन लगेगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, सो ए आर आर, ए आर आर का स्क्वायर, तो जो जैसी टर्म पढ़ रही हैं उन्हीं का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, फिर सम कर दे रहा हूँ, और फिर इनका सम भी होगा, आर आर टू द पावर n माइनस 1। सो सम ऑफ देयर n टर्म्स इट इज इक्वल टू ए। अब आर के बारे में ज़्यादा पता तो है नहीं कि बड़ा है कि छोटा, समझ में आ गई बात। तो सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉर्म है जीपी, वो कह रहा है जीपी बनाता है, तो अभी ये तो हमें सम तो निकालना नहीं है, फाइंड द कॉमन रेशो। तो चलो ये तो मैंने सम का निकाल लिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस यही बताना है कि ये फॉर्म है जीपी। तो ज़रा A2/A1 करो तो क्या आ जाएगा, ए R/R/AA, तो क्या वो RR आ जाएगा, और A3/A2 करो, सो ए ये स्क्वायर लगा है, ए R का स्क्वायर और अपॉन ए RR, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो RR आ गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A2/A1 ही A3/A2 है, जो कि RR है। सो कॉमन रेशो कितना हुआ, कॉमन रेशो कोई R नहीं लिखा जा सकता क्योंकि अभी ये R ऑक्यूपाइड है, RR, बोलो बात सही है, इज इट ओके, ठीक है ना। चलो अगली बात देखो, फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फिफ्थ टर्म बाई 9। 21st क्वेश्चन में दिया है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फिफ्थ टर्म बाई 9। साहिल क्या इक्वेशन बनेगी, थर्ड टर्म, देखो क्वेश्चन पढ़ो साहिल, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फिफ्थ टर्म बाई 9, बोलो क्या लिखें, फर्स्ट टर्म, बोलो क्या बना है साहिल, इक्वेशन बताओ। चलो अमांशी आप बताओ। A3 equals to A1 plus 9। ठीक है,
या A3 इक्वल्स टू वो भी कर सकती हो, या A3 माइनस A1, फर्स्ट टर्म है वो 9 है, थर्ड टर्म ग्रेटर हो गई है कि नहीं। अननोन एल्जेब्राइक टर्म से एक तरफ रखना ज़्यादा ठीक रहता है। सो ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। आगे देखो और भी कुछ दे रहा है, फाइंड 4 नंबर्स और सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ। अब साहिल बताओ, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। बोलिए अमांशी। So it is AR minus AR cube, it is equals to 18। यदि AR कॉमन ले लिया जाए, सो 1 माइनस सेकेंड टर्म ग्रेटर है ना, और उसमें थर्ड टर्म ग्रेटर थी, चलो ठीक है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और 18। अब इसके नीचे इसे लिखो तो क्या होगा ना, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर और अपॉन ए और आर स्क्वायर माइनस 1, इट इज़ इक्वल टू 18/9। तो ए से ए कटा, और यहाँ पर अगर काटोगे तो माइनस आर नहीं बचेगा, बोलो। तो आर की वैल्यू -2 आई कि नहीं, क्योंकि ये डिफरेंस है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो कटेगा। अब देखो हमें ए भी निकाल लेना चाहिए, तो ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो -2 का स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 9, तो 3 इज इक्वल टू 9, तो 3a भी आ गया। अब 4 टर्म निकालनी है, सो इट्स 4 टर्म्स आर, सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर a r square a r cube, this implies 3 into -2, 3 into -2 square, 3 into -2 cube, so this implies 3 minus 6 चाहते हैं 12 और 8 24 माइनस 8 24, ये हुई इन जीपी, ठीक है ना, यही चीज़ पूछी गई है। फाइंड द फर्स्ट वन। 22nd क्वेश्चन देखो, 22nd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी क्यू आर टर्म्स ऑफ जी पी आर ए बी एंड सी। सो पी क्यू आर टर्म्स ए पी की ये दी गई हैं, जी पी की, तो पीएथ टर्म है, तो मैं क्या लिखूं, अगर पीएथ टर्म ए है तो क्या फार्मूला लिखा जाएगा, और क्यूएथ टर्म बी है, और आरथ टर्म सी है। आर यहाँ पे इसने ले लिया, अब आर तो इसने ले लिया, तो मैं क्या करूँ, सब चीज़ बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ए भी तो ले लिया है, हम अब ए और आर नहीं ले सकते हैं, अब हमें कैपिटल लेना पड़ेगा। ए आर टू द पावर आरथ टर्म है, सही है, समझ में आ गई बात, सी स्मॉलर है। अब वो पूछता क्या है, जो पूछना चाहता है, तो आसान सी चीज़ है, कह रहा है सबका मल्टीप्लाई करो, सो ए टू द पावर क्यू माइनस आर, ए है, सो ए टू द पावर क्यू माइनस आर, तो हम एल एच एस ले लें, ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस पी, और सी टू द पावर पी माइनस क्यू। ए जो भी लिखा है
उसके ऊपर पहले तो a लिखो, a कितना लिखा है ए आर पी माइनस वन, और इसके ऊपर क्या लगा दो, क्या q माइनस आर। b जो लिखा है वो लिखो ए आर टू द पावर q माइनस वन, और उस पर क्या लगा दो, और c क्या है और उस पर क्या लगा दें p माइनस क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इस पर भी पावर लगेगी, इस पर भी, तो a पर क्या पावर लगी, क्या q माइनस आर, और इस a पर क्या पावर लगी, क्या r माइनस पी। ए एक तरफ ले रहा हूँ, फिर इस a पर पावर लगी p माइनस क्यू, और r पर पावर इन पावर, तो r पर p माइनस वन और q माइनस आर, और फिर इस r पर एक और पावर लगी q माइनस वन और r माइनस पी, और इसी r पर पावर लगी r माइनस वन और p माइनस क्यू। अब ये पावर को ऐड कर दो, सो q माइनस आर प्लस r माइनस पी और प्लस p माइनस क्यू, और r पर भी पावर को ऐड कर दीजिए, ज़रा इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, तो पी क्यू, ठीक है। और बताओ माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर, देख लो। अब और ऐड करो, तो क्या क्यू आर माइनस क्यू पी और माइनस आर प्लस पी, और ऐड करिए, तो दैट इज आर पी और माइनस आर क्यू और माइनस पी प्लस क्यू। ये सभी चीज़ें कट जाएंगी, क्यू क्यू से कट जाएगा, आर आर और पी पी से, तो ए पे कितनी पावर आ गई, ज़ीरो। और क्या इस आर पर जो पी क्यू है वो कहीं माइनस पी क्यू से कटता है, और इस पर जो माइनस पी आर है वो कहीं प्लस पी आर से कटता है, या प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कटता है, या इसका आर आर से कटता है, या माइनस क्यू प्लस क्यू से कटता है, या पी पी से कटता है। तो आर की पावर ज़ीरो हो गई, जो कि वन इंटू वन हो गया, तो वन हो गया, जो कि आर एच एस है। क्या यही आपको प्रूव करना था, बताओ। फिर से बताएं क्या, समझ में आ गई बात। चलो 23 23rd, if the first and nth term of GP are A and B respectively, and P is the product of n terms, first and nth term, so first term है A, फर्स्ट टर्म तो A हो गई, और nth टर्म क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस वन, वो B है क्या, और P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। जरा ये नई चीज़ बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो P को क्या कहा है कि A1 A2 इन सब का प्रोडक्ट है, A3 से लेकर AN प्रोडक्ट, दैट इज ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर टू द पावर n माइनस वन, ये टोटल n टर्म्स हैं। तो क्या ए का मल्टीप्लाई करके ए एन आ जाएगा, और r के ऊपर क्या चलेगा भाई, प्रोडक्ट ही तो है, वन प्लस टू और प्लस n माइनस वन आएगा, बोलो। मल्टीप्लाई किया ना तो पावर जुड़ेगी नहीं, तो a टू द पावर n। अब इस पे समेशन का फार्मूला लगाओ, ये r टू द पावर n, तो अब ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, n माइनस वन टर्म्स हैं, n माइनस वन टर्म्स के सम का ये ए पी तो है। तो क्या इसे n माइनस वन बाई टू लिखोगी, और क्या लिखोगी, टू ए और प्लस n माइनस वन और माइनस वन, और d भी तो वन है, बोलो। और n माइनस टू इधर आया टू, तो क्या n ही आ गया, देख लो, n माइनस टू से टू जुड़ गया, तो ये आ गया। तो मैं r पे क्या पावर लगाऊं, क्या n माइनस वन बाई टू लगा दूं, बोलो। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट, लेकिन वो कह रहा है हमें p नहीं चाहिए, हमको तो p स्क्वायर चाहिए। अगर उसे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर करो, क्योंकि वो जो प्रूव कराना चाहता है क्या वहाँ p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
इस पे स्क्वायर, तो पावर इन पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर भी आर टू दी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो टू टू कट जाएगा, एन एन माइनस वन आ जाएगा। तो ये तो मैंने एल एच एस ले लिया है। अब ए बी टू दी पावर एन करो, नाउ आर एच एस, तो ये है एल एच एस और आर एच एस। देखो ए बी टू दी पावर एन, ए कितना था ए, और बी कितना था, क्या ए आर टू दी पावर एन माइनस वन था। तो क्या आप समझती हैं कि ये वही चीज़ आ गई है, ए स्क्वायर लिखो पहले और तब फिर उस पर एन लगाना। ए टू दी पावर टू एन और आर टू दी पावर एन, एन माइनस वन आ गया। इज इट करेक्ट? एल एच एस आर एच एस के इक्वल है क्या? समझ में आई बात कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज 24th। तो 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ एन प्लस वन टू टू एन टर्म्स। तो दैट इज, अगर हमारे पास ए आर से लेकर ए आर स्क्वायर और ये ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये तो फर्स्ट एन टर्म्स हुई ना, और अगली टर्म क्या आएगी, ए आर एन, फिर ए आर एन प्लस वन, एक एक बढ़ता जाएगा, और फिर टू एन टर्म्स क्या होगी, क्या ए आर टू एन माइनस वन, तो ये नेक्स्ट एन टर्म्स हुई, है ना। तो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी और सम ऑफ नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी, तो इसका सम तो एस एन हुआ और इसका क्या हुआ, एस टू एन, क्योंकि भाई एन टर्म्स और एन टर्म्स मिलकर कितनी हुई, क्या टू एन टर्म्स नहीं हुई? टू एन ना होती तो टू एन माइनस वन क्यों करते, बोलो। तो नेक्स्ट एन टर्म्स का सम तो क्या मैं एस टू एन माइनस एस एन कर दूं, टू एन में से ये हटा दो एन, तभी तो ये आएगा, बताओ। पूरे में से इसका हटा दिया तभी तो ये आया। अब इसमें कह रहा है कि इनका रेशो बताओ, ये है, तो मुझे पूछा जा रहा है कि एस एन अपॉन एस टू एन माइनस एस एन, ऐसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों टर्म्स का रेशो बताओ। एस एन हमें मालूम है, एस एन क्या होता है, ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब नीचे आओ, एस टू एन क्या होगा, तो भी ए ही होगा, और वन माइनस आर टू दी पावर टू एन हो जाएगा क्या, और एस एन क्या है, वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। क्या दोनों में से वन माइनस आर कॉमन होकर कट जाएगा, डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, देख लो, काट दे, कॉमन आके ही कट जाएगा। अब क्या इन सभी में से ए भी कॉमन आके कट जाएगा क्या? तो अब न्यूमरेटर बचा वन माइनस आर टू दी पावर एन, और नीचे वन माइनस आर टू दी पावर टू एन, और माइनस है, माइनस खोल दो तो माइनस वन प्लस आर टू दी पावर एन। क्या इस वन से वन कटा, और अब आपके पास वन माइनस आर टू दी पावर एन बचा, और नीचे क्या बचा, क्या आर टू दी पावर एन पॉजिटिव हो गया, और यदि मैं वन माइनस आर टू दी पावर एन में नीचे आर टू दी पावर एन कॉमन ले लूँ तो क्या वन माइनस आर टू दी पावर एन बचता है, चेक कर लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो, बताओ। तो आंसर क्या जो आया है वही प्रूव हमें करना था, हैंस प्रूव्ड। चलो 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी सी डी आर इन जी पी। सो ए बी सी डी आर इन जी पी में है, तो क्या बी स्क्वायर को ए सी लिख दोगी,
और सी स्क्वायर को बी डी लिख दोगी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होता है बीच वाला, बी इज इक्वल टू रूट ए सी या बी स्क्वायर ए सी, और इस तरह से ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये चीज़ हो गई। अब वो हमसे कह रहा है कि प्रूव करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो एल एच एस ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये ज़्यादा ठीक पड़ता है कि ए आर है। इसको इस सवाल को देखते हैं। 25 क्योंकि इसके आसान मेथड भी हैं। तो आर के टर्म्स में लेना ज़्यादा आसान, आर ले लो। ये ए है तो फिर इसे बी को ए आर लिख दोगे और इसे ए आर स्क्वायर लिख दोगे और इसे ए आर क्यूब, क्योंकि ये भी लिखा जा सकता है ना। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या लिख दें, ए को तो ए ही लिखो और बी को क्या लिख दो, ए आर, और सी को क्या लिख दो, ए आर स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर। और नेक्स्ट देखो इसी तरीके से यहाँ पर बी को लिखो ए आर और ए आर स्क्वायर और प्लस ए आर क्यूब स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगा दिया। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, और यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। यदि पहले में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 बचता है, और दूसरे में से यदि मैंने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर स्क्वायर और आर टू द पावर 4 बचेगा क्या, और ये चीज़ बाहर आके ए टू द पावर 4 और आर स्क्वायर बचेगी, और 1 प्लस आर स्क्वायर और आर टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? बताओ ये एल एच एस हुआ। यस सर, अब आर एच एस पे, इसमें ज़्यादा आसान है। अब आर एच एस पे आइए। आर एच एस में क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की पावर 2, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब का स्क्वायर, बोलो सही है? बता। और ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 का क्यूब स्क्वायर, तो स्क्वायर तो है ही है, लेकिन स्क्वायर हम बाद में लगाएंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर ही अंदर मैं क्या कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है और अंदर है 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर टू द पावर 4, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाओ तो इस पर भी लगेगा इस पर भी लगेगा, तो क्या ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम नहीं है? बताओ। यस सर, सो एज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर एज एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। इतनी बात हो गई। आगे की बात करो। फाइंड द insert two numbers between 3 and 81 such that the resulting sequence in AC 26 देखो। सो ए जीपी में तो ए G1 G2 और 81 इन जीपी। सो A4 कितना है, क्या 81 है, और पहली टर्म कितनी है 3 क्या, तो A4
is 81. Now it is AR cube is 81. A तो 3 है, so R cube is 27. So R is equals to 3. तो G1 क्या है? G1 तो AR हुआ कि नहीं? So 3 into 3 तो 9 हो गया, और G2 क्या हो गया? क्योंकि GP में है ना, तो AR स्क्वायर, तो 3 into 3 का स्क्वायर, क्या ये 27 हुआ? तो इस तरीके से the two numbers inserted, the inserted numbers are 9 and 27. Inserted numbers are 9 and 27. इतनी बात हो गई. Find the value of n so that it is the geometric mean 27. A और B का geometric mean साहिल क्या होता है? बोलिए, अमांशी बताओ. अंडर रूट ए बी. सो क्वेश्चन के हिसाब से रूट ए बी है, और इट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 प्लस बी टू प्लस n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n और b टू द पावर n, ये चीज़ है. तो अब ये a टू द पावर हाफ लिखो और b टू द पावर हाफ, दोनों पे हाफ हाफ लगा दिया, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगी? इतनी बात हो गई. अब मल्टीप्लाई करो, तो n है, a से मल्टीप्लाई करोगी तो n प्लस हाफ रहेगा कि नहीं, और b टू द पावर हाफ. अब b से करो, तो b से जब इस पे किया जाएगा प्रोडक्ट, तो b वाले पे n प्लस हाफ आएगा. सो a टू द पावर हाफ तो दिखता रहेगा, और b टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा? n प्लस हाफ, और उधर a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 है. अब इन सब को इधर ले आओ और बड़े वाले से बड़े वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, तो a टू द पावर n प्लस हाफ, b हाफ, और माइनस a टू द पावर n प्लस 1 प्लस a टू द पावर हाफ b टू द पावर n प्लस हाफ, और माइनस बी टू द पावर n प्लस 1. अगर मान लो ऐसे पसंद नहीं आता है तो रूट ए रूट बी लिख लो, तो मुझे लगता है ज़्यादा आपको आसान लगेगा. रूट ए रूट बी, और ये a टू द पावर n b टू द पावर n, और तब मल्टीप्लाई करो, रूट बना के करो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा. b टू द पावर n, और उधर a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, तो रूट ए से मल्टीप्लाई करो, तो इधर कितना हो जाएगा? a टू द पावर n रूट ए, ठीक है, और रूट बी. अब इससे करो b टू द पावर n रूट ए रूट बी, और उधर a टू द पावर n इंटू ए, और प्लस b टू द पावर n इंटू बी. बोलो, अब इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब a टू द पावर n, मान लो इसको मैं उधर ले जाऊं क्योंकि ये चीज़ छोटी है वो बड़ी है. a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n रूट ए रूट बी, सब चीज़ उधर ले जा रहे हैं, और प्लस b टू द पावर n b, और माइनस b टू द पावर n रूट ए रूट बी. तो इधर तो जीरो बच गया कि नहीं? अब इन सब में क्या कॉमन आ सकता है? क्या a टू द पावर n रूट ए कॉमन आ सकता है? चेक करो, तो यहाँ क्या बचेगा? क्या रूट ए माइनस रूट बी बचेगा, और यहाँ क्या कॉमन आएगा? b टू द पावर n रूट बी कॉमन आएगा, तो क्या रूट बी माइनस रूट ए बचेगा? बोलो, यहाँ तक सही है? और अब माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन आने पे क्या होगा? तब अंदर अंदर सेम हो जाएगा. a टू द पावर n रूट ए माइनस रूट बी, और माइनस b टू द पावर n रूट बी, और रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0. तो रूट ए माइनस रूट बी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा? क्या a टू द पावर n, ठीक है, ये जब ये दोनों कॉमन लिया, सो a टू द पावर n
रूट ए और माइनस बी टू द पावर एन रूट बी। बताओ, अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, ए और बी जीरो नहीं है, सो ए एंड बी आर डिफरेंट। इस तरीके से जो रूट ए माइनस रूट बी है वो तो शून्य नहीं होगा, तो इसे ही जीरो होना पड़ेगा। तो ए टू द पावर एन रूट ए माइनस बी टू द पावर एन रूट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ हो गया। तो ए टू द पावर एन प्लस हाफ इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, बी टू द पावर एन प्लस हाफ, फिर हाफ पे स्विच ओवर कर गए, ठीक है, हाफ पावर बढ़ा दी। अब इसको इसके नीचे ले आओ, तो क्या ये a बाई बी टू दी पावर n प्लस हाफ होगा, बोलो। और उधर वन बचा, Yes, sir. सो a बाई बी टू दी पावर n प्लस हाफ को उधर क्या a बाई बी की पावर ज़ीरो लिखा जा सकता है। सो n प्लस हाफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू माइनस हाफ, यही हुआ। चेक करें पीछे Yes, तो, sir. एक बार चेक तो कर लें। माइनस हाफ है, समझ में आ गया, यही आंसर है। इतना ही रखो आज के लिए। Yes, sir. थैंक यू।